जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई क्विज गुरुकुल के अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग 24 दिसंबर डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम के तहत जो है ना 50 प्रश्नों का एमसीक्यू हम कवर करेंगे। 50 प्रश्नों का जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह 50 प्रश्न। और चूंकि वाईफाई क्विज गुरुकुल है तो यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन रहेंगे मुख्यतः वह क्विज फॉर्मेट में रहेगा। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर पुस्तक का पूरा नाम क्या है? इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर इनोवेशन होली ग्रेल। इस पुस्तक का पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस पुस्तक के मुख्य लेखक कौन हैं? तो मुख्य लेखक की बात करें तो डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर और सुनील बोदे इसके मुख्य लेखक हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रघुनाथ, देखिए दो क्वेश्चन नंबर दो बार नंबरिंग रिपीट हो गया है तो थोड़ा सा ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर को कौन सा सम्मान 2014 में मिला था? इनको जो है पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था 2014 में और पद्मश्री उन्हें 1991 में दिया गया था और पद्म भूषण 2000 ईस्वी में दिया गया था। पुस्तक का मुख्य फोकस क्या है? अगर मुख्य फोकस की हम लोग बात करते हैं तो इसका मुख्य फोकस है इंक्लूसिव इनोवेशन और सीमित संसाधनों से विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, ताकि उच्च क्वालिटी का प्रोडक्ट्स बनाना, समाज का समग्र विकास करना, यही इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न ये है कि डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर का पूर्व पद क्या था? तो ये पूर्व पद में क्या थे? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल थे, कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट, मतलब आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला यूएनसीएसी मतलब यूनाइटेड नेशन एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस का कोप 11वां मतलब 11वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था 15 से 19 दिसंबर 2025 को हुआ था। कोप 11 की थीम क्या है? अगर इसकी थीम की बात करें तो शेपिंग टुमारो इंटीग्रिटी, यह इसकी थीम है। अगला प्रश्न, यूएनसीएसी कितने देशों द्वारा फॉलो की जाती है? आंसर हो जाएगा 192 देशों द्वारा फॉलो की जाती है। और पहला यूएनसीएसी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? फर्स्ट की बात अगर हम लोग करते हैं तो यह पहला कहाँ पे हुआ था? यह जॉर्डन में हुआ था, डेड सी जॉर्डन में 2006 में हुआ था। यूएनसीएसी कब लागू हुआ? अगर लागू होने की बात करते हैं 14 दिसंबर 2025। तो इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स करंट अफेयर्स में रहते हैं तो उनको समाहित करके उससे संबंधित जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों का यह संग्रह कर लिया जाता है। तो इसमें समय लगता है, तो हम अक्सर इवनिंग टाइम में वीडियो को अपलोड करते हैं, तो आप इसे जरूर देखिए और हमारे प्लेलिस्ट चैनल में उपलब्ध है और इस सीरीज को पूरा करिए। वीडियो अगर आपको वाकई अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम और हमारी टीम जो आपके लिए प्रयास कर रही है वो और विविध तरीके का प्रयास निश्चित रूप से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न, एनएमएचसी के लिए एग्रीमेंट किस देश के साथ हुआ था? यह एग्रीमेंट जो है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, इसका एनएमएचसी का पूरा नाम है, तो यह नीदरलैंड के साथ हुआ। भारत में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के लिए पहला साइट कहां बना? तो पहला साइट की बात करते हैं तो लोथल गुजरात में बना था। तो कब बना था? इंडस वैली सभ्यता के समय, लगभग 4500 से 5000 साल पुराना। लोथल की खोज किसने की? अगर लोथल की खोज की बात करते हैं तो इसकी जो खोज है वह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1957 में किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एनएमएचसी नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है का कॉस्ट अनुमान कितना है? तो इसका कॉस्ट अनुमान की बात करते हैं लगभग 3500 से 4500 करोड़ है। अगला प्रश्न है, एनएमएचसी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है म्यूजियम, टूरिज्म और कल्चर एक्सचेंज, मतलब नॉलेज शेयरिंग, फंडिंग और एग्जीबिशन से संबंधित इसका मुख्य उद्देश्य है। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे यह कब मनाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है? कंज्यूमर राइट्स की थीम क्या है? तो इसकी थीम है इफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। यह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को किससे रिप्लेस किया गया? यह रिप्लेस 2019 के एक्ट से किया गया और यह 1986 का एक्ट है। 1986 का यह एक्ट है और इसे रिप्लेस किया गया। अगला प्रश्न, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे
कब है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की बात करते हैं तो यह है 15 मार्च। जितने सारे प्रश्न बन सकते थे, हर संभव प्रश्न को यहाँ पे समाहित कर लिया गया है। 2019 एक्ट कब लागू हुआ? 2019 का एक्ट 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोडक्ट अथॉरिटी बनी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि डार्पन 2.0 का उद्देश्य क्या है? मतलब दिल्ली गवर्नमेंट का डार्पन प्लेटफॉर्म यह जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है गवर्नमेंट स्कीम ट्रैकिंग और ट्रांसपेरेंसी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। डार्पन 2.0 किस राज्य के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए यह है। ओरिजिनल डार्पन कब लॉन्च हुआ था? यह लॉन्च जो है मुख्य रूप से 2017 में किया गया। डार्पन 2.0 किस मिलिट्री ने डेवलपमेंट किया? तो इसको जो मिलिट्री डेवलपमेंट की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। यह प्लेटफॉर्म क्या प्रमोट करता है? अगर प्रमोट की बात करते हैं तो ई गवर्नेंस यह प्रमोट करता है। अगला, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड IUCN रेड लिस्ट के किस कैटेगरी में है? यह मुख्य रूप से क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, मतलब तीसरा आखिरी कैटेगरी से माना जाता है। PIL फाइलर कौन है? तो PIL फाइलर जो है यह MK रणजीत सिंह हैं और सोशल सर्विस वर्कर हैं। ये कितने बर्ड्स बचे हैं? इसमें जो बर्ड्स जो बचे हैं ना, तो यह बर्ड्स जो डेंजर कैटेगरी में बर्ड्स बचे हुए हैं वो हैं केवल 74। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बैन किया हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई वोल्टेज लाइंस और विंड टरबाइन ये सबको बैन कर दिया गया है। प्रायोरिटी एरिया कब डिक्लेयर हुआ? यह 2021 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा यह जो है ना शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि यह प्रोजेक्ट कहाँ है। अगर प्रोजेक्ट की बात करते हैं ना, तो यह प्रोजेक्ट मतलब यह जो मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक प्रोजेक्ट है ना, तो यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से नांगल हाइडेल केनाल पंजाब में है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसकी कैपेसिटी क्या है? किसकी कैपेसिटी? भारत का पहला है मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। यह इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी 1 मेगावाट है। किस बोर्ड ने कमीशन किया इसी को? पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक प्रोजेक्ट को किस कमीशन के द्वारा? तो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा इसे कमीशनड किया गया है। और यह कैसे काम करता है? यह मुख्य रूप से बिना डैम के रिवर फ्लो से टरबाइन को चलाने का काम करता है। भारत में यह पहला क्या है? भारत में जो है ना पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक्स है। भारत का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक्स है जो बिना डैम के काम करता है। यह चैंपियनशिप कौन सी? SAF हम लोग बात करते हैं। SAFF की हम लोग बात कर रहे हैं। SAFF की बात कर रहे हैं। तो SAFF वीमेंस क्लब चैंपियनशिप की हम लोग बात कर रहे हैं। यह चैंपियनशिप कहाँ होस्ट रही? तो यह चैंपियनशिप काठमांडू नेपाल में होस्ट किया गया। कितने टीमों ने इसमें भाग लिया? इसमें जनरली 5 टीमों ने भाग लिया, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान है। SAF का हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर जो है वह ढाका बांग्लादेश में है। और पहला टाइटल किसने जीता? इसका अगर हम लोग बात करते हैं, प्रेसिडेंट कौन है? टाइटल की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट जो है इसका काजी सलाउद्दीन है जो बांग्लादेश से संबंधित हैं। पहला टाइटल किसने जीता? तो ईस्ट बंगाल भारत ने जीता है पहला टाइटल, और रनर अप रहा है नेपाल। उसके बाद अगला आयुष ऐप जो कि हाल फिलहाल में जो करंट अफेयर्स में रहा है, चर्चा में रहा है, उससे संबंधित जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं वो हम देखते हैं। आयुष ऐप किस राज्य के लिए लॉन्च हुआ? तो आयुष ऐप मुख्य रूप से आयुष उत्तर प्रदेश हेल्थ सेक्टर के लिए यह लागू किया गया। ऐप में क्या सुविधा है? ऐप में आयुष कार्ड, अपॉइंटमेंट बुकिंग, इन सबों चीज़ों की सुविधा रखा गया है। पहले फेज में क्या होगा? पहले सेलेक्ट जगहों पर होगे, फिर पूरे स्टेट में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐप का उद्देश्य यहाँ पे है पहले फेज में होगा। ऐप का उद्देश्य इंटेंशन क्या है? हेल्थ केयर सर्विसेज को आसान बनाना ऐप का उद्देश्य है। यह किस सेक्टर को बूस्ट देगा? यह मुख्य रूप से यूपी का हेल्थ सेक्टर को यह बूस्ट देगा। अगला प्रश्न जो है वर्ल्ड टेनिस लीग से संबंधित है। वर्ल्ड टेनिस लीग मतलब WTL कहाँ हो रही है? यह बेंगलुरु कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में हो रही है। फाउंडर
फाउंडर कौन है, तो महेश भूपति और हेमाली शर्मा इसके फाउंडर हैं। और महेश भूपति भारत का पहला इंडियन ग्रैंड स्लैम विनर है। विनर कौन सी है, इसमें विनर कौन सी है की बात करें तो टीम काइट्स जो है ना इसकी विनर है, टीम काइट्स हैं। अगला, प्रति टीम कितने प्लेयर, इसमें प्रति टीम कितने प्लेयर का प्रावधान है, तो इसमें प्रति टीम 4 प्लेयर, जिसमें कि 2 मैन और 2 वीमेन रहेंगी। अगला, WTL कब शुरू किया गया, तो WTL जो है 2022 से स्टार्ट किया गया, मतलब यह IPL के जैसा ही क्लब टेनिस है जो कि हार्ड सरफेस पर खेली जाती है। इस प्रकार से इस वीडियो को, आज के करंट अफेयर सीरीज को कंप्लीट करा दिया गया है। वीडियो पर बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए एक बार फिर मैं वाईफाई क्विज गुरुकुल की ओर से पूरे आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद।